हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने अपनी अकाउंट्स की सीरीज में अब तक किया क्या था? अकाउंटिंग का मीनिंग, फीचर्स एंड उसके साथ ही उसकी इवोल्यूशन पड़ी थी कि अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से हुई। अभी हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स, एडवांटेजेस एंड इट्स लिमिटेशंस। ये 3 टॉपिक हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। इस सभी से रिलेटेड पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, हम अपने नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हमारे ऑब्जेक्टिव्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके लिए मेनली अकाउंट्स हमारे बनाए जाते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स मेन हैं। टू मेंटेन द रिकॉर्ड, टू असर्टन द प्रॉफिट एंड लॉसेस, टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हमारे मेन है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में हमारे 8 ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है? टू portray the liquidity position, to have control over assets of the firm, to file tax returns, to communicate information to stakeholders, to provide information about utilization of scarce resources, to enable performance budgeting, to provide information for internal reporting, to facilitate the rational decision making। तो अभी हम इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को 1 by 1 डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। मतलब हमने क्या करना है? अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। वही हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है। देखिए, हम बुक कीपिंग की स्टार्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये जानना होता है कि हमने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ पर की हैं। क्योंकि ह्यूमन मेमोरी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, वो सब कुछ याद नहीं रख सकती, इसलिए बुक कीपिंग की स्टार्टिंग हुई थी। बुक कीपिंग के साथ ही हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग हुई। मतलब उसके बाद हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया? अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। तो बुक कीपिंग में हम सिस्टमैटिक वे में इतने अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते थे जितने अच्छे तरीके से हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब ऑर्डरली मैनर में हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको क्लासिफाई कर देते हैं, उसको समराइज्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है कि हम अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब रिकॉर्ड को मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया? कि हम बहुत अच्छे और बहुत ही सिस्टमैटिक वे से अपने रिकॉर्ड्स को बना रहे हैं। हमें उसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इन फ्यूचर। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असर्टन द प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब अपने प्रॉफिट और लॉसेस को फाइंड आउट करना। वो भी हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम अकाउंटिंग की प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे। An income statement is prepared to calculate the profit earned or losses suffered during the period of time। इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है किस लिए? ताकि हम अपने प्रॉफिट और लॉसेस को फाइंड आउट कर सके। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको और किस नाम से जाना जाता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से।
तो अगर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें या इनकम स्टेटमेंट की बात करें, इट मीन्स कि हम अपने फाइनल अकाउंट्स की बात करें, हम अपनी अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें, तो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हमारे प्रॉफिट और लॉसेस की जानकारी देगा कि हमने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितने प्रॉफिट्स अर्न किए और कितने लॉसेस बियर किए हैं। अभी हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे पास कितनी लायबिलिटीज हैं, हमारे कितने एसेट्स हैं जो हमारी प्रॉपर्टी के रूप में हमारे पास हैं। क्योंकि अगर हम इस सब की जानकारी रखते हैं तो उससे हमें बिजनेस को चलाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने में हमें कौन हेल्प करते हैं, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड। For the purpose of sound decision making, information about the financial position of business enterprises is required. ये क्या बोल रहे हैं कि हमें अपने बिजनेस में प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के पर्पज से बिजनेस एंटरप्राइजेस में फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन जाननी पड़ती है। मतलब अगर हमने बिजनेस एंटरप्राइज में बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग करनी है, साउंड डिसीजन मेकिंग मतलब अच्छे से डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उसके लिए हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन जरूरी चाहिए होगी। तो वो फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, जब भी हम अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाएंगे, जब भी हम अपनी अकाउंटिंग सीक्वेंस को पूरा मेंटेन करके अपने पूरे प्रोसेस को यूज करके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे, उससे हमें पूरी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी मिल जाएगी। तो अगर हम अपने बैलेंस शीट को बना रहे हैं तो बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट, दैट इज विच इज नथिंग बट लिस्टिंग ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो हमें बैलेंस शीट क्या बता रही है, जो हमें पोजीशन स्टेटमेंट भी हम जिसको बोल रहे हैं कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लिस्टिंग ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज कितनी है और हमारी कैपिटल कितनी है, जी सिर्फ हमें यही जानकारी देती है। और उसी की हेल्प से हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस कहां पर स्टैंड कर रहा है। तो अभी आगे हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट है टू पोर्ट्रे द लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है कि हमने कितनी पेमेंट्स देनी है, हमारे पास कितनी बोरिंग्स पेंडिंग है, हमारी पेमेंट्स कितनी पेंडिंग है, वो सब जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि हमने अपनी बैलेंस शीट में पढ़ा कि वहां से हमें अपनी लायबिलिटीज और अपनी एसेट्स का पता चलता है, तो उन्हीं की हेल्प से हमें अपनी लिक्विडिटी पोजीशन का भी पता चल जाता है। टू हैव कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ द फर्म। अगर एक फर्म, एक बिजनेस अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने एसेट्स पर पूरा कंट्रोल रखना चाहती है, तो उसके लिए उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का दूसरा मोटिव क्या हो गया कि उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी और एसेट्स पर भी कंट्रोल रखना है। नेक्स्ट है टू फाइल द टैक्स रिटर्न। अभी हमने अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है या अपने कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न भरनी है, तो वहां पर भी हमें पूरे अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिना अकाउंटिंग के हम अपने टैक्स रिटर्न्स नहीं फिल कर सकते। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम अपने टैक्स रिटर्न को बहुत अच्छे तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। नेक्स्ट है टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स। अभी हमने कल भी किया था फीचर्स में कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनी भी होनी चाहिए। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि अगर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को दूसरों को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसी लिए हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उसी की हेल्प से हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, उसी की हेल्प से हमें अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता चलेंगे, जो कि बहुत सारे डिसीजन मेकर्स की हेल्प करेंगे। वो डिसीजन मेकर्स कौन हो सकते हैं, ऑनर्स, इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, मैनेजमेंट हो सकती है जिसने हमारे बिजनेस को मैनेज करना है, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्चर्स, ये सारे हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस भी हैं, जो कि हम अपनी अगली आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन होते हैं और उनको हमारी
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। हमारे स्कार्स रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब हमने अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से ही ये जानना है कि हमने कौन कौन सी रिसोर्सेज को यूज किया है और कैसे कैसे हम उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू इनेबल द परफॉर्मेंस बजटिंग। मतलब हम अपनी बजटिंग को देख रहे हैं कि हमारे बजटिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। जो हमने बजट्स तैयार किए हैं, बजट्स वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड या मनी वर्थ नहीं होंगे, वो बजट हमारे टारगेट्स भी हो सकते हैं कि हमने अपनी परफॉर्मेंस के लिए कुछ टारगेट्स फिक्स किए हैं, उसको हम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसको भी जानने के लिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग। इंटरनल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज, एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन पर पूरी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना एक बिजनेस हाउस के अंदर। जैसे कि एक मैनेजर है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा और सबॉर्डिनेट्स अपने मैनेजर को पहुंचाएंगे, तो वो क्या होगी, उनकी इंटरनल रिपोर्टिंग होगी और उसी के बेसिस पर वो अपनी पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल का मतलब क्या होता है, समझदारी। समझदारी से जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प करती है, अकाउंटिंग हेल्प करती है। तो वो डिसीजंस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि हमने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स देखना है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है कि एक ही ब्रांड के अंदर कई तरह के प्रोडक्ट्स का अवेलेबल होना, तो वो ब्रांड वालों ने डिसाइड करना है कि उनके प्रोडक्ट मिक्स कौन से हो सकते हैं जिसमें वो मोस्ट प्रॉफिटेबल को यूज कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है कि एक ही नेम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेने। यहां पर एक ब्रांड हो गए, यहां पर एक नेम हो गया। एक नेम मतलब कि एक कंपनी का नेम, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर कई तरह के सोप्स होते हैं, वो सारे डाइवर्सिफिकेशन होंगे। क्लोजिंग द प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट, इसी तरीके से उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं कि अगर उनको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा प्रोडक्ट, तो उसको क्लोज कर देना, उसकी प्रोडक्शन को क्लोज कर देना, तो ये वाला डिसीजन भी वो ले सकते हैं। इसी तरीके से बिजनेस हाउस के बहुत से डिसीजंस होते हैं जो रैशनल होते हैं, जो बहुत ज्यादा समझदारी से लेने वाले होते हैं, तो उसमें हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी हेल्प करती है। तो वो तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपने एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, एफिशिएंट तरीके से चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है अकाउंटिंग की। अकॉर्डिंग टू वेल्स एंड एंथनी, वेल्स एंड एंथनी उनके मुताबिक अ गुड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ स्टोर हाउस ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। उन्होंने क्या कहा है कि अगर एक अकाउंटिंग का गुड सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, तो वो क्या हो सकता है, एक स्टोर हाउस है एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का वो स्टोर हाउस हो सकता है। इट्स इंपॉर्टेंस इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अभी हम अपनी एडवांटेजेस और साथ साथ अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग हमें क्या बताती है, अपने प्रॉफिट और लॉसेस को, कि हमने एक साल में या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने प्रॉफिट्स वगैरह अर्न किए हैं। नेक्स्ट है टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारी कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो भी हमें कौन बताता है, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उस फाइनेंशियल पोजीशन को हम अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन भी कहते हैं। सॉल्वेंसी पोजीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन बोथ आर द सेम थिंग। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द
लाइबिलिटी, हमें ये पता चलता है कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है। डिटर्मिनिंग का मतलब फाइंड आउट करना, निकालना किसी भी चीज को। हमारे टैक्स की लाइबिलिटी हमें तभी पता चलेगी जब भी हमें अपनी इनकम पता होगी, जब भी हमें अपने प्रॉफिट का पता होगा या लॉसेस का पता होगा। उसी के मुताबिक अपनी टैक्स लाइबिलिटी को हम देख सकते हैं। तो अकाउंटिंग हमारी टैक्स लाइबिलिटी को डिटर्मिन करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड। यस, हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन मेमोरी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, हम इतनी ज्यादा चीजों को नहीं अच्छे से याद रख सकते। तो वहां पर हमारी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कैसे कि हम अपनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को मेमोरी कम होने की वजह से प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? स्टैट्यूटरी तो देखिए मतलब लीगल रिक्वायरमेंट जो बहुत ज्यादा कंपल्सरी होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, वो हमारे लिए जरूरी है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अकाउंटिंग को बनाना सिर्फ हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट नहीं है, मतलब हमारे लिए वो कंपल्सरी है। एक ऑनर के बेनिफिट के लिए ही वो सिर्फ जरूरी नहीं है, उसको बनाना अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट्स भी जरूरी है। तो अकाउंटिंग हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट, एविडेंस इन द कोर्ट। इन केस हमारे बिजनेस का कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी उसमें कोई कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं किसी बाहरले पर्सन के साथ, तो उस केस में हम अपने एविडेंस के तौर पर उसको कोर्ट में यूज कर सकते हैं, उसको एज अ प्रूफ यूज कर सकते हैं कि हमने हमारे पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा हुआ है और हम उस केस में या उस एविडेंस की हेल्प से उसमें अपना बेनिफिट ले सकते हैं। हेल्पफुल इन रेजिंग फंड। रेजिंग फंड का मतलब क्या है? फंड्स को जनरेट करना, फंड्स को बढ़ाना। एक बिजनेस को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो उन फंड्स को वो कहां से लेंगे? अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक हो गया, कोई फाइनेंशियल एजेंसी होगी जो हमें लोन प्रोवाइड कर रही है। उन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम क्या प्रोवाइड करेंगे? अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी हेल्प से वो ये देख सकेंगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है और वो हमें लोन देने के एबल हैं, इच्छुक हैं या नहीं है। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। अपने बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करना, अपने बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना और साथ ही साथ अपने बिजनेस के पिछले सालों के साथ अपने आने वाले सालों को कंपेयर करने के लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट वही आ गया हेल्पफुल इन रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया कि समझदारी भरे डिसीजंस लेने हमने। तो उसमें वही चीजें हैं, चूजिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्लोजिंग द प्रोडक्ट और द डिपार्टमेंट। यही मेन 3 डिसीजंस उन्होंने लेने हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें हेल्प कर रही है। तो देखिए वो तो हमने कर ली अपनी एडवांटेजेस, लेकिन हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर देखें, हर एक चीज का अगर कोई बेनिफिट होता है तो साथ ही साथ उसके कुछ ना कुछ रुकावटें होती हैं, उसकी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं जो उसको उस स्टेप तक जाने नहीं देती, उससे पीछे खींच लेती हैं। सिमिलर वे में हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसकी वजह से हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा भी हेल्पफुल नहीं होती जितनी हमें एडवांटेजेस में बताई जाती है। तो वो लिमिटेशंस का फर्स्ट पार्ट क्या है, मतलब फर्स्ट लिमिटेशन क्या है हमारी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑफ हिस्टोरिकल नेचर। हिस्टोरिकल नेचर का मतलब क्या है कि वो हिस्ट्री से रिलेट करती है। जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ उसी का रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाली हैं
उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, जो फ्यूचर में होने वाला है उससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी जानकारी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नहीं होती। मतलब हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सिर्फ हमारी हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रही है, हमारे फ्यूचर के रिलेटेड या हमारे प्रेजेंट के रिलेटेड इसके पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने हमें प्रॉफिट्स बता देने हैं कि हमने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, वो पूरे बिजनेस के प्रॉफिट बताएगा। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का हमें पता चल गया। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या होगी अभी कि हम डिपार्टमेंट वाइज अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर्स की एफिशिएंसी नहीं चेक कर सकते, हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट डिवीजन्स की इवेल्युएशन नहीं कर सकते, उनको चेक नहीं कर सकते कि उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया या ऑन एन एवरेज काम किया था। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी तो हमें पता चल जाती है, लेकिन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट की या अपने फंक्शंस की बेनिफिट्स का नहीं पता चलता। तो ये भी उसकी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है नो प्रोविजन फॉर कॉस्ट कंट्रोल। हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पूरी जानकारी दे देती है कि हमने अकाउंट्स में क्या क्या किया है, हमने अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे खर्चे हैं, लेकिन उन खर्चों को, उन एक्सपेंसेस को कम कैसे किया जा सकता है, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास कोई भी प्रोविजंस नहीं होते। उसके लिए हमें किसी भी तरह की कोई सजेशन हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्लान द कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ बजटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने कभी भी अपनी कॉस्ट को प्लान नहीं किया है एक बजटेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट के फॉर्म में। वो जस्ट हमें ये बताते हैं कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज दे आर इनकर्ड। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या हुआ, जितनी भी कॉस्ट हमारी अक्कर हुई, जितनी भी इनकर हुई, उनको रिकॉर्ड कर लिया। उसको कंट्रोल करने का कोई भी मेथड इसमें नहीं बताया जाता। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग नो डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड फॉर अवॉइडिंग वेस्टेज एंड एक्सेसिव एक्सपेंडिचर। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई भी डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती जिससे हम वेस्टेज को अवॉइड कर सकें या एक्सेसिव एक्सपेंडिचर्स को कम किया जा सके। इसकी नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन हम कह सकते हैं क्या है, इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कॉस्ट। हमें ये नॉलेज तो देती है कि हमने कहाँ कहाँ पर खर्च किया, लेकिन वो भी क्या होती है, एक इनकम्प्लीट नॉलेज होती है। वो इनकम्प्लीट कैसे है, उन्होंने हमें ये तो बता दिया कि हमने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर की है, कितने प्रोडक्ट को यूज किया है, लेकिन वो हमें ये नहीं बताते कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कैसे हुई, वो जॉब वाइज कैसे है, मतलब प्रोडक्ट वाइज कैसे है। अगर हम एक ही बिजनेस के अंदर, एक ही हेड के अंदर 3 या 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उन्होंने हमें टोटल कॉस्ट तो बता देनी है कि हमारे पूरे बिजनेस की इतनी कॉस्ट आई है, लेकिन वो एक सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें नहीं बताएंगे। और साथ ही साथ अगर हमें प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट का नहीं पता चलेगा तो हमारे लिए वेस्टेज को फाइंड आउट करना और लॉसेस को फाइंड आउट करना जो कि रॉ मटेरियल का हो चुका है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इट मीन्स कि वो कॉस्ट की जानकारी तो देता है, लेकिन वो भी किस फॉर्म में, इनकम्प्लीट फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में वो नहीं होती। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इफेक्टेड बाय द पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट पर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। देखिए हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस हाउस में कई तरह के एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको रिकॉर्ड डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। हमारे पास जो लास्ट में स्टॉक बच जाता है प्रोडक्ट्स का, उनकी वैल्यूएशन के लिए कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो एक पर्सन की अपनी जजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो उस स्टॉक की वैल्यूएशन किस मेथड की हेल्प से कर सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस।
यस, हमें बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू इससे नहीं मिलती। वो कैसे है, देखिए हमने अपने एसेट को परचेज किया, एसेट को हमने परचेज किया मान लीजिए 2012 में, और हम अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं 2020 में, तो उसकी बुक वैल्यू 2012 वाली ही रहेगी। मतलब जितने में हमने परचेज किया था उतने की ही हमने वैल्यू उस एसेट की लिख रखी है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे 2020 में उस 2012 की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। उस एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी, लेकिन वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करती। उन्होंने जस्ट जिस वैल्यू पर उस एसेट को परचेज किया है उसी वैल्यू से ही वो अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे। एब्सेंस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसीज की इवेल्युएशन हमारे अकाउंटिंग की हेल्प से नहीं हो सकती। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट हेल्प इन evaluation of business policies and plans of the business. Policies and plans are prepared for the future. देखिए इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इवेल्युएट करना, किसी भी चीज की जजमेंट करना कि वो अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो बिजनेस पॉलिसी की इवेल्युएशन करना हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से जस्ट हमें यही पता चलेगा कि हमने कौन सा काम किया, कितनी कॉस्ट आई, कितने हमारे एक्सपेंडिचर हो गए, कितने हमारे प्रॉफिट और लॉसेस हो गए। लेकिन उससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि जो हमने बिजनेस पॉलिसीज बनाई थी क्या वो एक्चुअली उस पर वर्क कर भी पाए हैं या नहीं कर पाए। और साथ ही साथ हमें फ्यूचर की बिजनेस पॉलिसीज बनाने में भी ये हेल्प नहीं करता। तो इसी के साथ ही हमारी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी कंप्लीट हो गई और हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके अलावा अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारे अकाउंटिंग का मेन पार्ट है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ये हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।